तो अगले आधे घंटे में नेशन व्यू में हर खबर होगी हर पहलू के साथ, और इस बुलेटिन में आपके लिए तमाम खबरें लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले किस तरह से वोट के लिए बांट डालो की नीति हो रही है, वोट के लिए धर्म का नाम जपो और न जाने क्या क्या। तो नेशन व्यू में सबसे पहले महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मराठी अस्मिता का मुद्दा उछालकर गुंडागर्दी की राजनीति परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। वसई में गुजराती में लिखे साइन बोर्ड तोड़ दिए गए हैं, टैक्सी वालों से मारपीट की गई है। तो पहले आप तस्वीरें देखिए और फिर राजनीति का इसमें पेच क्या है, सिरा क्या है, वो भी ढूंढकर आपको समझाएंगे ताकि आप सावधान रहें इस राजनीति से। आणि एका महिन्याचं भाडं फ्री, दोईदापाडा वसई हेच संपर्क क्रमांक दिलेला आहे। हे मी जे तुम्हाला आता सांगतोय असं हे एक प्रकरण आहे। आमच्या शहरामधला आमचा मराठी माणूस बाहेर फेकला जातोय, आमच्या ग्रामीण महाराष्ट्रामधला मराठी माणूस आज नोकरी मागतोय, त्याला नोकरी मिळत नाही। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मध्ये उभं राहणारं फायनान्शियल सेंटर हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्या त्यांनी गुजरातला वळवलं। लाठी का जोर है, जुबान पर हंगामे का शोर है। वसई से कुर्ला तक दादागिरी पुरजोर है। वसई में राज ठाकरे ने मराठी मानुष का मुद्दा उछाला, अपने ही अंदाज में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बंटवारे की दीवार खड़ी की तो राज ठाकरे के गुर्दे सड़कों पर उतर आए। गुड़ी पड़वा पर रैली के दौरान राज ठाकरे ने वसई को गुजरात जैसा बता दिया तो एमएनएस के कार्यकर्ता वसई को फिर से महाराष्ट्र बनाने पर तुले हैं। डंडे बरसाए जा रहे हैं, गुजराती में लिखे साइन बोर्ड तोड़े जा रहे हैं। अब तक तो उत्तर भारतीयों से एमएनएस वालों की रार थी, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों में गुजरातियों से भी संग्राम है। बताया जा रहा है कि वसई इलाके में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस इलाके में गुजरातियों की कई दुकानें हैं और एमएनएस वालों को वसई वालों का गुजरात प्रेम रास नहीं आ रहा। मुंबई में महज 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस की कार्यकर्ताओं की 2 जगह पर गुंडागर्दी देखने को मिली। पहली वारदात में मुंबई से सटे वसई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गुजराती साइन बोर्ड वाली दुकानों और होटलों को निशाना बनाया और वहां पर तोड़फोड़ की। दरअसल ये तोड़फोड़ नतीजा थी एमएनएस चीफ राज ठाकरे के स्पीच का, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना तो साधा ही था, साथ में ये भी आरोप लगा दिया था कि पीएम मोदी मुंबई की सारी संपन्नता दरअसल गुजरात लेकर जाना चाहते हैं। गुजराती साइन बोर्ड निशाने पर है तो टैक्सी वालों की भी शामत आई हुई है। कुर्ला में कैब की गाड़ियों पर जोर दिखाया जा रहा है। बंद गाड़ी बंद, चल निकल, गाड़ी किसका भी होता है, गाड़ी बंद। चुनाव से पहले एमएनएस एक बार फिर महाराष्ट्र में अपना असर दिखाना चाहती है। कल तक मोदी मोदी करने वाले राज ठाकरे की जुबान पर मोदी मुक्त भारत का नारा है तो राज ठाकरे के कार्यकर्ता तोड़फोड़ पर आमदा है। सवाल वोट बैंक का है, सो बवाल बढ़ाया जा रहा है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और समझने की जरूरत यह है कि राज ठाकरे अचानक गुजरातियों के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रहे हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं कि राज ठाकरे ने आखिर किस तरह और कब इस विवाद को हवा दी है। साल 2011 में मोदी के बुलावे पर राज ठाकरे 9 दिन के गुजरात दौरे पर गए। मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी एमएनएस ने बिना शर्त मोदी को समर्थन देने का फैसला लिया। तो सवाल ये कि क्या मोदी विरोध में राज ठाकरे को अपना राजनीतिक भविष्य नजर आने लगा है और इसीलिए वो सोच समझकर गुजरातियों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। पहले दोनों मुंबई राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन भाषाई आधार पर इन दोनों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन मराठी अस्मिता के नाम पर अब फिर राजनीति को हवा दी जा रही है। राज ठाकरे करने के आदी रहे हैं, कभी उत्तर भारतीयों के साथ और अब गुजरातियों के साथ। पहले 60-70 के दशक में बाल ठाकरे ने मराठी मानुष की राजनीति को हवा दी और अब राज ठाकरे मराठी अस्मिता की राजनीति को अपना आधार बनाने में जुटे। पहले उत्तर भारतीयों पर हमला किया गया, अब गुजराती निशाने पर हैं। अकेले मुंबई शहर में करीब 35 लाख गुजराती हैं। ऐसा लगता है जैसे गुजरातियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर राज ठाकरे मराठी वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं और मुमकिन है इस रास्ते वो मोदी के विरोध के लिए भी बन रहे मोर्चे में अपनी जगह बना लें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केजरीवाल की। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने को बेताब थे, खुद के ईमानदार होने का दावा करते थे और दूसरे पर एक के बाद एक आरोप लगाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। लेकिन अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इस दौर में वो सुलह सफाई में जुटे हुए हैं। जिन पर आरोप लगाए, जिन पर आरोप लगाकर जिस सहारे वो राजनीति में आए, आज उनसे माफी मांग रहे हैं, यूटर्न ले रहे हैं। अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम मजीठिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांग ली है। तो ऐसे में केजरीवाल को मौका परस्त क्यों ना कहा जाए कि लोगों को बरगलाकर, लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर आप सत्ता तक काबिज होते हैं और फिर यूटर्न मार लेते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें अपने आरोपों पर खेद जताया है। केजरीवाल ने क्या लिखा है जरा आपको बताते हैं। हम दोनों सार्वजनिक जीवन में हैं और अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। मैंने बिना जांच किए कुछ बयान दिए जिससे आपको दुख पहुंचा और आपने मानहानि का केस किया। मेरा आपसे कोई निजी झगड़ा नहीं और मैं इसके लिए खेद जताता हूँ। बड़ी बात यह है कि आज केजरीवाल जिस बात के लिए माफी मांग रहे हैं, दुख जता रहे हैं, करीब 3.5 साल पहले कोर्ट उन्हें इस पर सुलह समझौते का ऑफर दे चुका था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब केजरीवाल पुख्ता सबूत का दम भरते थे, दावा किया करते थे, लेकिन आज वो माफी मांग रहे हैं तो राजनीति पर वार पलटवार भी तेज हो रहे हैं। केजरीवाल के वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, आरोप बाद में यू-टर्न ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की मोडस ऑपरेंडी है बिना किसी आधार के आरोप लगाओ और राजनीतिक लाभ लो। राजनीतिक लाभ लो तो जनता जाए भाड़ में, वो आदमी जाए भाड़ में। हम आ गए सत्ता पे, अपना लाभ ले लिया और उसके बाद हम धीरे से माफी मांग लेंगे। ड्रग के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। पंजाब की यूनिट भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, ड्रग के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थोड़ी खत्म होगी। लेकिन जैसा उस दिन मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई कोर्ट कचहरी में नहीं पूरी होगी, हमारी लड़ाई तो जनता के बीच पूरी होगी। कोर्ट कचहरी में किसी की ईगो की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। गडकरी जी से भी मांगी है और कपिल सिब्बल जी से भी मांगी है। मेरे को लगता है इतिहास में माफ़ी के लिए दो ही लोग याद रखे जाएंगे, एक बाबा राम रहीम की माफ़ी और एक केजरीवाल की माफ़ी। यही इतिहास में लिखी जाएगी, मशहूर होगी। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो उन लाखों वोटरों से मांगनी चाहिए जिन्होंने आपकी बात सुन के वोट दिया। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि धुर विरोधी नेताओं ने इतनी जल्दी केजरीवाल को माफ क्यों कर दिया, इसमें भी पेच है। बहरहाल नेता मौका परस्त होते हैं, आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन क्या जनता केजरीवाल के इस यू टर्न और इन झूठे आरोपों पर यू टर्न लेने पर माफ करेगी कि नहीं, ये आने वाले चुनावों में स्थिति साफ होगी। बहरहाल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति जाने कौन कौन से रंग दिखाने जा रही है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने पहले वहां झंडे का मुद्दा उठाया और अब लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा दे दिया, तो राजनीति तो गरमाना तेज ही था। बीजेपी के वोट बैंक में सिद्धरामैया की सेन। विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा। जो लिंगायत अब तक बीजेपी के वोट बैंक माने जाते रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा जिन लिंगायतों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, अब कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने उसे अलग धर्म का दर्जा देकर सियासी गलियों में तूफान ला खड़ा किया है। लिंगायत समुदाय का एक तबका लंबे समय से एक अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की मांग करता रहा है। साल 2017 में सिद्धरामैया सरकार ने नागभूषण समिति का गठन किया। समिति ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी और लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने की सिफारिश की। 9 साल बरस से पीछे क्या अभी मूवमेंट चल रहा था, आफ्टर 900 इयर्स हमको ये मूवमेंट के लिए हमको जीत मिल गया, हम सब खुश है। सिद्धरामैया सरकार ने नागभूषण समिति की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। लिंगायत समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है और अब उसे अलग धर्म बनाए जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को फैसला करना है। देखिए, सिद्धरामैया और राहुल गांधी राजनीति का उपयोग धर्म को परिभाषित करने में कर रहे हैं। वे भूल गए यह आध्यात्मिक देश में अध्यात्म की परिभाषा और अध्यात्म की प्रकृति का निर्धारण साधु संत सन्यासी करते हैं। लिंगायत के साधु संत सन्यासी स्वयं निर्णय करेंगे वे क्या कहलाना चाहते हैं, क्या नहीं कहलाना चाहते हैं। सिद्धरामैया कौन होते हैं, इसका निर्णय करने वाले। मामला गंभीर है लेकिन राजनीति तेज है। इस बीच इस फैसले के बाद कलबुर्गी में हिंसा की आग भी भड़कती दिख रही है। पिछले कई सालों से लिंगायत समाज से जुड़े कई मठ लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि यह मामला राज्य की सबसे बड़ी अगड़ी जाति के लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा है, इसलिए इस पर विचार करने की जहमत किसी भी सरकार ने नहीं उठाई। लेकिन सिद्धरामैया सरकार ने इस मांग को लेकर पिछले साल नागभूषण समिति का गठन किया। इस समिति ने इस समुदाय को माइनॉरिटी स्टेटस देने की सिफारिश की है। दरअसल 12वीं सदी में समाज सुधारक बसव अन्ना ने लिंगायत समुदाय की नींव रखी थी। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। 12वीं सदी में समाज सुधारक बसवन्ना ने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। जैसे कि यासर ने बताया, बसवन्ना ने वेदों को खारिज किया और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। सामाजिक रूप से लिंगायत उत्तरी कर्नाटक की प्रभावशाली जाति मानी जाती रहे हैं। अहम बात यह है कि कर्नाटक में करीब 18% लिंगायत समुदाय के लोग हैं। बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा के बीजेपी से अलग होने के बाद 2013 में हुए चुनाव में लिंगायत वोट पार्टी से छिटक गए थे और अब माना जा रहा है कि चुनाव से पहले लिंगायत को अलग धर्म बनाने पर सियासी हवा भरकर कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है।
और अब बात लालू प्रसाद यादव की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चौथे केस में भी दोषी ठहराए गए हैं। राज्य की स्पेशल सीबीआई ने लालू समेत 19 आरोपियों को कसूरवार ठहराया, जबकि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया। दुमका कोषागार घोटाला मामले में दोषियों की सजा पर सुनवाई 21 से 23 मार्च के बीच होगी। अब तक चारा घोटाले के 6 केस में 4 मामलों में लालू यादव दोषी पाए गए। दुमका घोटाला 3 करोड़ 13 लाख रुपए का था, जिसमें अवैध निकासी के केस में लालू यादव दोषी पाए गए हैं। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए तो राजनीति भी परवान चढ़ी। आरजेडी बीजेपी और मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है तो बीजेपी भी हमलावर मोड में है। इसके पहले के फैसला में मैं बोल चुका हूं से अजब है नरेंद्र मोदी, अजब है नरेंद्र मोदी, आई नीतीश का मेल, अजब है खेल। और फिर उसे दोबारे हो गया जगन्नाथ मिश्र रिहा और लालू यादव को जेल। एक आदमी के जेल, एक आदमी के बेल, ये है नरेंद्र मोदी का खेल। इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। रघुवंश प्रसाद सिंह इसको न्यायालय को भी बैकवर्ड फॉरवर्ड से जोड़ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं, साक्ष्य नहीं था, और लालू जी के लिए साक्ष्य था, इसलिए सजा हुई है। दिल्ली एनसीआर में रेल सफर को लेकर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली शाहदरा रूट पर लोग ट्रेन की छतों पर सफर करते नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी और उसके आसपास की ये तस्वीर आपको चौंका सकती है। रेल के ऊपर से बिजली की हाई टेंशन तार भी जा रही है, जो कभी भी रेल की छत पर बैठकर सफर करने वाले यात्रियों को अपनी चपेट में ले सकती है और एक बड़ा हादसा भी यात्रियों के साथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर गोरखपुर और फूलपुर उपचुनावों में मिली हार के बीच आज 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया गया। लखनऊ के लोक भवन में राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर 1 साल नई मिसाल नाम की एक बुकलेट जारी की गई, जिसमें 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। इस मौके पर भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए एक नया संकल्प लिया गया और लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ाई में जुड़ने के लिए नया ऐप भी लॉन्च हुआ। 1 वर्ष पहले व्याप्त जंगल राज रहा हो, गुंडा राज रहा हो, भ्रष्टाचार चरम पर रहा हो, अराजकता चरम पर रही हो, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रही हों, उस प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन बावजूद हमारी सरकार ने एक टीम स्पिरिट की भाव के साथ प्रदेश के अंदर जो कुछ किया वह प्रदेश की जनता के सामने है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश में श्री योगी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल 1 साल बुरी मिसाल की तरह रहा है। यही कारण है कि गोरखपुर व फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है और इस प्रकार स्वयं जनता ने ही श्री योगी सरकार के शासनकाल का सीधा आंकलन करते हुए उसे 0 अंक प्रदान किया है। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में निवेश करने की बात तो एक सपना थी। उत्तर प्रदेश का जो उद्योगपति था, व्यापारी था, वो पलायन कर रहा था। प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था। पूरे 1 साल में उत्तर प्रदेश में क्राइम की घटना देख लीजिए, बलात्कार की घटना देख लीजिए, बेरोजगारी की घटना देख लीजिए, और डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ बातें हो रही हैं। इन्वेस्टर समिट करा दो, 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दो। प्रदेश के किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ करने का कार्य किया और देश के अंदर पहली सरकार है जिसने सफलतापूर्वक किसान फसल ऋण मोचन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरे अपने प्रदेश के अंदर लागू किया। हमने सबसे पहले कहा था गन्ना के किसानों का और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 36,000 करोड़ का प्रोवाइड किया, उसमें से कितना हुआ सदन में बता नहीं रहे हैं। 13,000, 14,000, 36,000 करोड़ नहीं हुआ है। और अब देखते हैं अपराध जगत की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। दिल्ली के मंडावली इलाके में युवक की पीट कर हत्या का आरोप। घर वालों के मुताबिक राजवीर का पड़ोस के युवक से विवाद हुआ। घर वालों ने समझौता कराया, लेकिन सुबह राजवीर के संदिग्ध हालात में लाश मिली।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लूट की बड़ी वारदात। मेरठ से दिल्ली जा रहे व्यापारियों से लूटा 10 किलो सोना। कार सवार बदमाशों ने की वारदात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 10 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या। आधार ताल इलाके में किराए पर रहता था परिवार। नवरात्रि पर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए निकली थी मासूम। एमपी के शहडोल में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से किया हमला, फिर अस्पताल में भर्ती कराकर हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का गंभीर हालत में इलाज जारी। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद के बेटे और उसके हथियारबंद साथियों ने की तोड़फोड़। बार कर्मियों के साथ गाली गलौज और धमकी देने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के कन्नौज में डबल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग दंपति की सोने के दौरान हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने की हत्या। फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस कर रही है जांच। व्लादिमीर पुतिन को चौथी बार रूस की कमान। राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को 76% मतदाताओं ने दिया समर्थन। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें 13% ज्यादा लोगों ने दिया वोट। अमेरिका के टेक्सास में धमाका। ऑस्टिन में हुए विस्फोट में 2 लोग घायल। पिछले 10 दिनों में 3 धमाके। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं जांच। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट इलाके में आग का तांडव। जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। टाथरा में तकरीबन 100 घर आग में हुए स्वाहा। दमकल टीम के 4 लोग हुए घायल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आग से तबाही। सेंट पैट्रिक डे सेलिब्रेशन के दौरान हुई आगजनी में कई इमारतों में लगी आग। 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। चीन में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ने सैलानियों का मन मोहा। गुइझाओ में चेरी के फूलों को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग। पिछले 10 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सैलानियों के आने से स्थानीय लोगों का भी बढ़ा रोजगार।